हेलो गाइस, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में सीटेट पेपर सेकंड का जो एसएसटी का सेक्शन आपका होता है वो 60 मार्क्स का आता है। तो उसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या सिविक्स आपकी 60 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो उसी को आज हम उसमें से आपका क्लास 6 का ज्योग्राफी में से फर्स्ट चैप्टर लिया है हमने, सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, एक एक करके हम सारे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। अगर आपका पेपर 5 जुलाई को नहीं होता है तब तो मैं ये वादा आपसे करता हूँ कि सारी आपकी जो एसएसटी है आपकी मैं यहाँ पर फिनिश करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाए एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो और बनाने के लिए। तो चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक, इसमें देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हम देख लेंगे, देखो, पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार आप देख सकते हो। इस पूर्ण चंद्रमा वाली रात को आप क्या कहते हो? पूर्णिमा कहते हो। तो पूर्णिमा आपकी एक महीने में कम से कम एक बार तो जरूर आती है, और पूर्णिमा को क्या होता है, आपका चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पर 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। 15 दिन के बाद क्या होता है, ये छुप जाता है। ठीक है, छुप जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। अमावस्या में चांद दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हो। कब? जब आपकी अमावस्या वाली रात हो, तो उसमें आसमान अगर साफ दिख रहा है तो आप उसको आराम से से अच्छे तरीके से उसका अवलोकन कर सकते हो। और देखो यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा या जो भी वस्तुएं आसमान में चमक रही हैं, ठीक है, तो वो सब हमारी क्या कहलाएंगी? खगोलीय पिंड कहलाएंगे। कुछ खगोलीय पिंड आकार, बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते रहते हैं। ठीक है, इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। ठीक है, तो तारे की विशेषता क्या है? इनका आकार बहुत बड़ा होता है, ये गर्म होते हैं, और इनके अंदर ये जो बने होते हैं वो गैसों से बने होते हैं, और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे सूर्य भी क्या है? एक तारा है। इसके अलावा और हम देखें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा होगा, यहाँ पर रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध प्रकार की आकृतियों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो आकृति इस तरीके की बन रही है, ये जो तारों को आप मिलाओगे तो ये इस तरीके की आकृति बन रही है। ठीक है, तो ये आकृति क्या होती है? इसे हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं इसे? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये नक्षत्र मंडल के नाम है, अर्सा मेजर और बिग बियर। अब देखो, नक्षत्र मंडल को आप पहचानो कैसे? बहुत आसानी से पहचान में आने वाला जो नक्षत्र मंडल होता है उसको हम स्मॉल बियर या सप्तऋषि कहते हैं। अब देखो, सप्तऋषि के बारे में आपने तो सुना होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि स्मॉल बियर क्या होता है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि बात एक ही है, या इसको हम सप्त सात या ऋषि संत भी कह सकते हैं। यह इसको सात क्यों कहा गया है, बार बार इसमें सात क्यों आ रहा है? तो इसमें ये जो है 7 तारों का समूह होता है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अब देखो, सबसे पहली बात, इससे क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकता है? आपसे ये बन सकता है कि आप ये बताओ, ऐसा कौन सा नक्षत्र मंडल है जिसको आप आसानी से देख सकते हो? तो वो है आपका सप्तऋषि या स्मॉल सप्तऋषि मंडल जो है आपका आसानी से आप देख सकते हो। या क्वेश्चन ये आ सकता है, आपको सप्तऋषि ना दे तो आपको स्मॉल बियर भी दे सकता है, तो स्मॉल बियर भी आपका ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा आपका सप्तऋषि मंडल कौन से नक्षत्र मंडल का भाग है? तो आप बताओगे कि अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है सप्तऋषि मंडल। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? किस तरीके से करते थे? तो वे ध्रुव तारे की मदद से इसका जो है निर्धारण किया करते थे, क्योंकि ध्रुव तारा जो होता है हमेशा उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे क्या कहलाते हैं? वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अथवा चारों ओर घूमने वाला। और आपको पता ही है कि जो ग्रह होते हैं वो किसी भी जो ग्रह होते हैं ना, ग्रह ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। जितने भी ग्रह हैं
जितने भी सौरमंडल में ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसीलिए तो उनको ग्रह कहा गया है। ग्रह का अर्थ ही ये होता है कि परिभ्रमक, परिभ्रमक मतलब चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह भी क्या है, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर हम पृथ्वी को चंद्रमा पर जाकर के देखें तो जो जो पृथ्वी लगेगी ना, पृथ्वी भी एक चमकती हुई आपको लगेगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ रोचक तथ्य, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इससे भी प्रश्न बन जाते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो अभी मैं आपको ग्रह के बारे में बताऊंगा कि कितने ग्रह हैं, और ग्रहों के नाम भी बताऊंगा। पृथ्वी से इनकी दूरी का क्या क्रम है ये भी मैं आपको इस चैप्टर में क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर फिर भी यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य दे दिए हैं, तो हम पढ़ लेते हैं एक बार। बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों ओर क्या हैं, छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। छल्ले होते क्या हैं, ये छल्ले क्या होते हैं, एक तरीके से ये गैस गैस होती है किसी भी ग्रह के चारों ओर। तो जब गैस होती है तो होता क्या है इसमें, ये किससे बने होते हैं, ये असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां पट्टियां मतलब यह है कि जो पिंड होते हैं वो जो है बहुत स्मॉल पीसेस में होते हैं, बहुत धूल की तरह, धूल की जैसे कण होते हैं उसमें। तो उस तरीके से वो चारों ओर फैल जाते हैं ग्रह के, और ग्रह के चारों ओर फैल करके वो क्या बना लेते हैं, एक छल्ला बना लेते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि धूल की जब आंधी आती है तो आंधी आप देखते होगे तो एक तरीके से आपको उसमें भी क्या लगता है, एक तरीके से छल्ला बना हुआ दिखाई देता है। आंधी घूमती हुई आती है इस तरीके से तो छल्ला बना हुआ दिखाई देता है, तो वही छल्ला बन जाता है ग्रह के चारों ओर। ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेंगे, अ, यहाँ पर अगर आपको इसमें दिख रहा हो तो चलो मैं इसको बाद में बता दूंगा इस फिगर के बारे में, फिलहाल मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है बताओ। चंद्रमा एक उपग्रह है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर मतलब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। यहाँ पर हम देख लें कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। तो सोल किसे कहा जाता है, सोल कहा जाता है सूर्य देवता को। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखे, तो ये तो हमारे लिए काम का है नहीं। फिलहाल हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सोल किसको कहा जाता है, सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर मंडल में हमारे कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है। कुछ उपग्रह हो गए और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह व उल्का पिंड मिलकर क्या करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो एक सौर मंडल मान लो, ये हमारा सौर मंडल हो गया। तो सौर मंडल में क्या होगा, आपके ग्रह होंगे, ग्रह के अलावा कुछ उपग्रह भी होंगे। ठीक है। कुछ इसमें आपके क्षुद्र ग्रह भी होंगे। ठीक है। तो ये जो है मिल करके क्या किसका निर्माण करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और जिसका मुखिया कौन होता है, सौर मंडल का मुखिया होता है आपका सूर्य। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके अलावा हम आगे बढ़ें तो अब सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य क्या होता है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सौर मंडल के केंद्र में, अगर मान लो ये पूरा ये सौर मंडल है तो इसका जो केंद्र होगा यहाँ पर सूर्य केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल की को बांधे रखता है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है वो क्या करती है, इस वो किसी दूसरी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सौर इस पर जो बल लगता है, सौर मंडल का जो बल लगता है चारों तरफ से, तो इसको वो एक तरीके से बांधे हुए रखता है बीच में, ये इधर उधर नहीं जा सकता। ठीक है। अगर मूव भी करता है तो ज़्यादा डिस्टेंस तक मूव नहीं करेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। अब यहाँ देखो, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। कितनी दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये चीज़ ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि सूर्य पृथ्वी से या पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखो। यहाँ पे देखो, ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जी
और इसके अलावा ग्राफिया। तो जी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर और देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, जियो। जियो मतलब पृथ्वी से संबंधित है, तो जियोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, लॉजी का मतलब अध्ययन करना, तो जियोलॉजी का मतलब हो गया पृथ्वी का अध्ययन। जियो और मैट्री को मिला होगा तो मैट्री का मतलब होता है मापन करना, तो जियोमेट्री का मतलब क्या होगा, पृथ्वी का मापन। इसके अलावा जियोआइड, जियोआइड्स का मतलब क्या हुआ, ऑइड्स का मतलब होता है आकार। ठीक है, तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप उसका अध्ययन करना, ये कहलाता है आपका जियोआइड्स। ठीक, अब देखो हम यहाँ ग्रह के बारे में बात कर लें तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह होते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो यहाँ पर आपका एक शॉर्ट ट्रिक दी गई याद करने के लिए, माई मदर, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इनका फर्स्ट वर्ड हमें लेना है। एम से क्या हो जाएगा, मरकरी, वी से वीनस, मरकरी मतलब आपका बुध और वीनस मतलब शुक्र, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपका क्रम हो गया, ध्यान रखना है आपको। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी 8 ग्रह क्या करते हैं, एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते जो हैं दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। तो किस तरह के चक्कर लगाते हैं, जैसे ये मान लिया आपने, ये आपका हो गया सन, और ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी इसके बिल्कुल एग्जैक्टली गोल चक्कर नहीं लगाएगी, एक दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार मतलब इस टाइप से चक्कर लगाएगी, एक अंडे के आकार में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखो बुध जो है, बुध पृथ्वी के, सॉरी, बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ये अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा, जो भी ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा, वो क्या करेगा, पृथ्वी का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेगा। ठीक है, जो भी ग्रह पृथ्वी के नज़दीक होगा वो पृथ्वी का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर, तो ये जो लेता है वो 88 दिन लेता है। ठीक है, इसके अलावा देखो, अभी तक प्लूटो भी को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन हुआ क्या, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 अगस्त में इसकी बैठक हुई थी, तो उसमें निर्णय ये लिया कि इसको हम जो है अपने सौरमंडल के जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, उससे हम बाहर कर रहे हैं। क्यों बाहर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है जो पृथ्वी की जो अदर जो ग्रह की कक्षा हुआ करती थी, उन कक्षाओं को काट करके बीच से निकल जाता था। देखो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि क्यों इसको बाहर किया गया है। जैसे मान लो, यहाँ देखो, किधर गया पेन, हाँ, यहाँ मान लो देखो, जैसे ये आपका हो गया सन, एक मिनट, ये आपका हो गया सन। ठीक है, ये आपका सन हो गया। ठीक, और ये आपकी हो गई मान लो पृथ्वी, अर्थ हो गई ये आपकी। तो अर्थ हो गई। इसके अलावा देखो यहाँ पे सबसे पहले पड़ता क्या है, सबसे पहले पड़ता है आपका बुध, फिर पड़ता है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। इतने हम ले ले रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। तो ये इस तरह के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इस तरह के चक्कर लगा रहे हैं ये, और ये पृथ्वी हमारी इस तरह के चक्कर लगा रही है, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे मान लो ये हमारा ये मान लो ये हमारा अगर प्लूटो है, तो प्लूटो क्या करता था, प्लूटो जो है, देखो यहाँ पे जितने भी ग्रह हैं ना, वो किसी भी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटेंगे, लेकिन जो प्लूटो ग्रह है वो दूसरे ग्रह की कक्षा को काट करके, देखो इस तरीके से काट करके बीच से निकल जाता था। तो जो ऐसे ग्रह जो दूसरे ग्रह की कक्षा को काटते हैं, तो उनको हम ग्रह में नहीं रखते, ग्रह को कंसीडर करने के कुछ नियम बनाए गए हैं। तो ये क्या कर रहा है, दूसरे ग्रह की कक्षा को काटता था, काट के निकलता था, तो इसीलिए इसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया, इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखो, अब हम आगे मूव करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अब हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी क्या है, तो सूर्य की दूरी से हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है, जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आकार में यह पांचवा ग्रह है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि सूर्य की दूरी के हिसाब से तो ये तीसरा ग्रह है, लेकिन अगर आकार के हिसाब से देखें कि जो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में सबसे जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका बृहस्पति होगा, और पृथ्वी जो है 5वां बड़ा ग्रह है। ये चीज़ ध्यान रखना। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, पृथ्वी जो है ध्रुवों पर क्या होती है, चपटी होती है। यही कारण है कि इसको भूआप कहा जाता है। भूआप का अर्थ होता है पृथ्वी के
समान आकार। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश की गति जो होती है वो 3 लाख, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। ठीक है, इसके अलावा देखो, जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहलाता है। ठीक है, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर नीले रंग की दिखाई देती है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखोगे तो वो कैसे रंग की दिखाई देगी? नीले रंग की दिखाई देगी, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। ठीक है, तो एक चीज़ रखना कि पृथ्वी पर कितना पानी है, तो 2/3 पानी है। 2/3 का मतलब लगभग 71% के लगभग पृथ्वी पर क्या फैला हुआ है? पानी फैला हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया है कि जो नील आर्मस्ट्रांग थे, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम बात कर लें कि चंद्रमा का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4, ये चीज़ ध्यान रखना। पृथ्वी के व्यास का 1/4 है इसका व्यास। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो, यहाँ पे इसकी पृथ्वी से दूरी कितनी है? दूरी जो है ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। ठीक है, अब देखो उपग्रह होते क्या? उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों को चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखो ग्रह क्या हो गए? ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें तो हम कहते हैं ग्रह। और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए उसे हम कहते हैं उपग्रह। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये पृथ्वी का उपग्रह हो गया। तो उपग्रह क्या है? एक तरीके से खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखो कुछ तो उपग्रह होते हैं वो एक प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, मतलब नेचुरल होते हैं, जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, जैसे चंद्रमा हो गया। लेकिन कुछ जो उपग्रह होते हैं वो हमारे मानव निर्मित उपग्रह होते हैं जिनको हम कृत्रिम पिंड कहते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा बना करके उनको जो है ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ठीक है, तो इसको रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं इनसेट, IRS और एजुसेट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो प्रक्षेपण होता है आपका रॉकेट का, वो 3 स्टेजेस में होता है। 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो स्टेजेस में जैसे पहले तो जो है सबसे इसका निचला वाला पार्ट होता है वो रिमूव होता है। उसके बाद इसके बीच वाला पार्ट रिमूव होता है। बीच वाला पार्ट रिमूव होने के बाद में इसमें फिर बाद में जो हमारा सैटेलाइट होता है थर्ड पार्ट में, वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इसके बारे में आपको नहीं मतलब नहीं है, आपको बस जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ वो नोट कर दीजिए। इसके अलावा देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में लगा लेती है। कितने दिन में लगा देती है? 27 दिन में लगा लेती है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है, और लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब देखो दो चीज़ें हो गई। एक तो जैसे मान लो ये चंद्रमा है, चंद्रमा एक तो अपने अक्ष पे घूमेगा, अक्ष पे घूमता है लट्टू की तरह। कोई लट्टू आपने देखा है? लट्टू जिस तरीके से घूमता है तो उसे हम कहते हैं अक्ष पर घूमना। चंद्रमा जो होता है अपनी अक्ष पर घूमता है कितने दिन में? लगभग 27 दिन में। और इसी तरीके से पृथ्वी का चक्कर जब लगाएगा, चक्कर जब पृथ्वी का लगाएगा तब भी वो कितने दिन में लगाएगा? लगभग 27 दिन में ही लगाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चंद्रमा की जो परिस्थितियाँ हैं जीवन के अनुकूल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ना पानी है ना ही वायु। वहाँ पर क्या है? पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं। ठीक है, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बिल्कुल पूरा दिखता है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे यहाँ क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनकी विशेषता क्या है? ये मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह की विशेषता ये हो गई कि ये मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ठीक है, तो ये कहानी है विस्फोट की। जब पृथ्वी किस प्रकार से बनी थी, तो एक पूरा ब्रह्मांड था। ठीक है, तो उसमें से कई सारे बड़े बड़े जो हमारे एक तरीके से पत्थर, मान लो पत्थर जब इसमें एकदम से विस्फोट हुआ
तो विस्फोट होने के बाद में कई सारे सौरमंडल बने। सौरमंडल में तो कई सारे उपग्रह सॉरी वो ग्रह बने, ठीक है। ग्रह के बहुत सारे उपग्रह बने। तो और कुछ उसमें से क्या बन गए, क्षुद्र ग्रह बन गए टूट करके, ठीक है। जैसे आप एक ईंट को मारो, ईंट को अगर ऊपर से नीचे फेंकोगे, बहुत तेज़ी से फेंको, तो होगा क्या, ईंट टुकड़े टुकड़े में टूट जाती है। तो जब टूट जाती है तो आप ये मान लो कि वो उसमें से एक पृथ्वी बन गई, एक क्षुद्र ग्रह बन गया, ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह बन गए। तो इस तरीके से मान मान सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा देखो उल्का पिंड क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। तो होता क्या है, ये जो उल्का पिंड होते हैं ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो कभी कभी होता क्या है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जब आ जाते हैं तो ये पृथ्वी की ओर मूव करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही पृथ्वी की ओर गिरना प्रारंभ करते हैं तो होता क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारा घर्षण होता है ऊपर, ठीक है। जब घर्षण होता है, जब घर्षण के कारण होता क्या है, ये लोग ये जल जाते हैं, जल करके वहीं पर राख हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंचते। और जो जल करके राख नहीं होते, पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, उनको हम कहते हैं उल्कास्म। क्या कहेंगे उनको हम, उल्कास्म कहेंगे, ठीक है। जो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते, जल के राख हो जाते हैं, उसको उल्कापिंड हो गए। और वो उल्कापिंड जो पृथ्वी पर गिर जाते हैं आकर के, उनको हम उल्कास्म कहते हैं। उसे हम बादल फटना भी कहते हैं। लोग कहते हैं कि बादल फट गया। तो बादल फटने का मतलब यह है कि वो उल्कापिंड जो है ऊपर से आकर के जब पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसी को हम कहते हैं बादल फटना, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, घर्षण होने के साथ गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे कि चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कभी अभी आपने देखा होगा रात में जो है जो गिरते हैं एकदम से नीचे की तरफ, तो आपने देखा होगा बहुत सारा प्रकाश निकलता है उनकी तरफ से, तो उसको हम कहते हैं उल्कापिंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा। यहाँ पे देखो ये आपका फिगर दिखा रहा है, इस फिगर में देखो ये चमकदार पट्टी है चौड़ी। तो इसमें क्या होता है, ये लाखों तारों का समूह है, लाखों तारों का समूह, तभी तो ये चमक रही है। तो यह पट्टी क्या कहलाती है, आकाशगंगा या मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो फिगर भी दे रखा होगा, हाँ देखो ये फिगर दे रखा है। फिगर में क्या समझाएगा, इस फिगर से हम समझते हैं। देखो यहाँ पर तो ये मान लो हमारी हो गई पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। इस पर हम रह रहे हैं और जीव जंतु रह रहे हैं, पेड़ पौधे सब इस पर पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के जैसे ही और भी बहुत सारे ग्रह हैं। इसमें बृहस्पति हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। तो पृथ्वी के साथ जो ग्रह होते हैं, ग्रह मिलकर के, ग्रह क्षुद्र ग्रह मिलकर के क्या करते हैं, एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल एक नहीं होता है, सौर मंडल बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक ये पृथ्वी ले ली, यहाँ पे इसके साथ कुछ ग्रह और ले लिए, जैसे बृहस्पति मंगल जो भी है। इस तरीके से और भी एक कोई भी पृथ्वी हो सकती है। पृथ्वी के बहुत सारे ग्रह होंगे, पृथ्वी और भी हो सकती है, और सारे ग्रह पृथ्वी की तरह हो सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक इसी की तो खोज कर रहे हैं कि किस किस प्लैनेट पे पानी है। तो जो हमारे वैज्ञानिक है इसी की खोज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी केवल हमारी पृथ्वी पर जीवन है, ब्रह्मांड में कई सारी पृथ्वियाँ होंगी, कई सारे ग्रह ऐसे होंगे कि जिन पर जीवन होगा, लेकिन हमें पता नहीं है। तो सौरमंडल भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सौरमंडल होते हैं। तो कई सारे ग्रह मिलकर बनाते हैं सौरमंडल, और कई सारे सौरमंडल मिलकर बनाते हैं ग्रह, सॉरी, कई सारे सौरमंडल आपका मिलके बनाते हैं आकाशगंगा। क्या बनाते हैं, आकाशगंगा बनाते हैं, ठीक है। और कई सारी आकाशगंगाएं मिलके बना देती हैं क्या, ब्रह्मांड। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कई सारे ग्रह मिलकर सौरमंडल, और कई सारे सौरमंडल मिलकर आकाशगंगा, और कई सारी आकाशगंगाएं मिलकर बना लेती हैं ब्रह्मांड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो हमारी जो आकाशगंगा है उसको हम कहते हैं मिल्की वे, ठीक है। क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर हो जाता है फिनिश आपका, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो जाता है।
अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। जैसे ग्रह और तारे में क्या अंतर है, तो ये तो आपको पता ही होगा। ग्रह जो होते चमकते हैं लेकिन तारे, सॉरी, ग्रह जो होते चमकते नहीं है लेकिन तारे क्या करते हैं, चमकते हैं। ग्रह का खुद का प्रकाश नहीं होता, तारे का खुद का प्रकाश होता है। सराउंडर से आप क्या समझते हो, ये आप कर ही लोगे। हमें फिलहाल ये करना है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी के जुड़वा ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है, ठीक है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आप क्रम याद कर लो। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो पहला जो होता है वो बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होता है। तो तीसरा जो ग्रह है वो पृथ्वी है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो मैंने बताया कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, सॉरी किन, हाँ सही, कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी।